चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो तो इससे पहली वाली क्लास में बच्चों हम सभी ने प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में आपके साथ हम प्रश्नावली 1.3 को डिस्कस करेंगे और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन करने से पहले बच्चों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसका यूज होगा प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट में सबसे पहला बच्चों आपका एक प्रमेय पढ़ना है या फिर आप इसे कथन मान लो। ये प्रमेय आपसे क्या कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि अगर आपके पास P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कथन बच्चों आपसे कह रहा है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी जिसका हमने वर्ग किया था। देखो बच्चों, जैसे समझना है यहाँ पे, मान लो कि आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक 10 है और एक अभाज्य संख्या 5 है। ठीक है, तो अगर ये 5 इस 10 के स्क्वायर को काटेगा, अगर ये पूर्णांक मतलब 5 जो है अगर 10 के स्क्वायर को काटेगा पूरा पूरा तो फिर 10 को भी 5 पूरा पूरा काटेगा। ठीक है, 10 को भी पूरा पूरा काटेगा। यहाँ पे देखो, अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों बताओ? 20। तो 10 का स्क्वायर 5 से कट गया तो अवश्य ही 10 भी 5 से कटेगी, जो कि कट रही है बच्चों यहाँ पे 2 बार में। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझो आप। मान लो कि आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक 6 है और आपके पास एक मतलब अभाज्य संख्या 3 है। हमने क्या बताया बच्चों आपको कि एक धनात्मक पूर्णांक 6 है और एक अभाज्य संख्या 3 है। तो अगर 6 का स्क्वायर को 3 विभाजित करती है तो 6 को भी 3 विभाजित करेगी। ठीक है, तो अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 36। 36 3 से जाएगा 12 बार में, तो मतलब 36 जो है 3 से पूरा पूरे कट गया, पूरा पूरी कटा, तो हम क्या बताएंगे कि 6 भी 3 से पूरा पूरी कटेगी, जो कि कट भी रही है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखना बच्चों आपको कि अगर कोई P एक अभाज्य संख्या है और यदि P किसी धनात्मक पूर्णांक a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, मतलब उस धनात्मक संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, चलो तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि दो पूर्णांकों का योग, घटाव और गुणा हमेशा एक पूर्णांक होता है। कह रहा है बच्चों आपसे कि अगर आपके पास कोई दो पूर्णांक है और उन दो पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं तो हमेशा हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे समझना बच्चों, मान लो 5 एक पूर्णांक है और 2 एक पूर्णांक है, दोनों को जोड़ दिए 7 आया। 7 भी क्या एक पूर्णांक है? 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 2 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 5 × 3, तो 5 × 3 कितना हुआ? 15। 15 भी क्या बच्चों बताओ आपका एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक को अगर हम जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें, हमेशा बच्चों क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। आगे देखना बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वर्ग भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे समझना, 7 एक पूर्णांक है, इसका हमने वर्ग किया, क्या मिला बताओ? 49। तो 49 भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो अगर किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो पूर्णांक जो होगा वो वर्ग भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, वर्ग भी क्या होगा बच्चों? एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों आपसे कह रहा है कि दो पूर्णांकों का भागफल परिमेय संख्या होता है जो कभी कभी पूर्णांक भी हो सकता है। आपसे कह रहा है
कि अगर किसी पूर्णांक को हम किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं, अगर किसी पूर्णांक को हम किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। हमेशा हमें क्या मिलेगा बच्चों बताओ? एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। इसे समझो बच्चे। यहाँ पे मान लो कि 9 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, तो 9 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। एक संख्या मान लो आप 12, इसे 3 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 4 भी क्या बच्चों बताओ? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हम किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों बताओ? हमें एक परिमेय संख्या मिलेगा। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है बच्चों कि 4 जो है एक पूर्णांक है और 9/2 एक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूर्णांक तो हमें मिले चाहे नहीं मिले, पूर्णांक मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन परिमेय संख्या मिलेगा हमेशा। ठीक है, जब हम किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भागा देंगे तो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं आगे। अभी बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 देखो। प्रश्नावली 1.3 की बात करेंगे बच्चों तो इसका पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमें सिद्ध करके बताना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, हम सभी को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? इसका अपोजिट मानना होता है, उल्टा मानना होता है। उल्टा कहने का मतलब हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने के लिए हमें इसे मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना होगा बच्चों बताओ? कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, देखना। तो सबसे पहले में लिखना होगा माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए बच्चों हम √5 बराबर क्या लिखेंगे? √5 बराबर लिखेंगे p/q, p/q। ठीक है, और हमें पता है बच्चों कि जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में, q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, q बराबर 0 नहीं है। और बच्चों हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि P और Q, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य का मतलब हुआ कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि P और Q का अगर हम मौसा निकालते हैं तो मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मतलब है कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। ठीक है, एक ही से मतलब इसका क्या होगा? ये नंबर कटेगा। ठीक है, चल आगे देखो बच्चों, आगे हम कैसे लिखेंगे इसको देखो। तो आगे बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? √5q और बराबर में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बताओ क्या होगा? p। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो आप बताओगे? कि सर हमें मिलेगा √5q का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा आपका p²। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर √5 का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा?
कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, 5 क्यू का स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर आएगा, बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, पी स्क्वायर। आगे देखो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, जिसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटा में 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या करो बच्चों आप मान लो समीकरण फर्स्ट। क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 को आप क्या मानो, समीकरण फर्स्ट मानो। अब आगे देखना बच्चों यहां, ठीक है, आगे देखना। देखो बच्चों, ऊपर हमने क्या माना है कि P और Q एक पूर्णांक है, तो अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। चूंकि बच्चों P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो बच्चों यहां पे देखना समीकरण फर्स्ट में Q स्क्वायर एक पूर्णांक है, Q स्क्वायर, यहाँ पे देखो चूंकि Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर का पूर्णांक होने का मतलब बच्चों यहाँ पे हुआ कि अगर हम P स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं तो पूरा पूरी कटता है, अगर पूरा पूरी नहीं कटता तो ये पूर्णांक होता ही नहीं। ठीक है, चूंकि Q पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी पूर्णांक है, इसका मतलब है कि P स्क्वायर 5 से पूरा पूरी कट रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर Q स्क्वायर एक पूर्णांक हो गया, इसका मतलब है कि P स्क्वायर 5 से पूरा पूरी कट रही है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इसलिए लिखेंगे यहां पे हम कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो कथन के अनुसार, जो कथन हम पहले पढ़े हैं उस कथन के अनुसार बच्चों यहां पे लिखेंगे, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है कि अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे देखना आप। अब देखो बच्चों यहां पे, अच्छा P अगर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब किसी ना किसी संख्या से कटेगी, लेकिन वो किस संख्या से कटेगी हमें पता नहीं है। किस संख्या से P 5 से किस संख्या से कटेगी वो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पे कि माना ठीक है, P जो है 5 से K बार में कट रही है। कितने बार में कट रही है, K बार में, और K बार में पूरा पूरी कट रही है तो K भी क्या होगा बच्चों, एक पूर्णांक होगा। तो मान लेंगे कि K भी क्या एक पूर्णांक है, K भी क्या बताओ, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या बच्चों में इसे ऐसे लिखेंगे बताओ, P बराबर क्या लिख देंगे बच्चों बताओ, 5 के, इसे मान लो आप समीकरण सेकेंड। ठीक है, P बराबर कितना हो गया, 5 के, इसे क्या कर लो आप, समीकरण सेकेंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखना बच्चों, आगे देखो आप। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में P का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना बताओ, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कि समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, P का मान रखो बच्चों आप। तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास पता, तब बताओगे कि सर समीकरण फर्स्ट है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और बटा में क्या है बच्चों, 5 है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लिख लोगे। आगे देखो, तो Q स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, P का मान हमें कितना रखना है बताओ, 5 के। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर और बटा में क्या होगा बच्चों आपका 5 होगा। ठीक है, आगे देखो, Q स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों बताओ,
क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 के स्क्वायर, और बटा में क्या होगा बच्चों बताओ, बटा में हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। तो 5 से जाएगा बच्चों 25 कितना बार में, 5 बार में जाएगा, 5 बार में। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे 5k स्क्वायर। आगे देखना बच्चों, क्यू स्क्वायर बराबर हमने लिखा 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर। ठीक है, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं बताना, k स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसे क्या करो बच्चों आप मान लो समीकरण थर्ड, इसे क्या करो समीकरण थर्ड मान लो आप। ठीक है, अब देखना बच्चों यहाँ पे हमने बच्चों आपको बताया है कि k जो था एक पूर्णांक था, हमने k को क्या माना था, एक पूर्णांक माना था। तो अगर k पूर्णांक है तो एक k स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों बताओ, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि k स्क्वायर पूर्णांक है। तो k स्क्वायर पूर्णांक कब होगा, जब 5 से क्यू स्क्वायर पूरा पूरी कटेगी तभी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि क्यू स्क्वायर 5 से पूरा पूरी कट रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इसलिए लिखेंगे k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगी। ठीक है, एक पूर्णांक होंगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखना बच्चों, चूंकि k स्क्वायर एक पूर्णांक है इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य होगा तभी तो k स्क्वायर पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब बच्चों चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्यू भी 5 से विभाज्य होंगी। कथन के अनुसार क्यू भी 5 से विभाज्य होंगी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखो बच्चों, अब देखो चूंकि क्यू 5 से विभाज्य है तो किसी न किसी संख्या से तो जाएगी, किसी न किसी संख्या से जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्यू 5 से कितना बार में कटेगी। तो हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पे, माना क्यू को अगर हम 5 से विभाजित किए तो पूरा पूरी कितना बार में कटा, k1 बार में कटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना क्यू बटा 5 बराबर k1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, तो क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे 5k1। इसे क्या मान लो बच्चों आप, मान लो समीकरण 4, समीकरण 4 मान लो इसे आप, समीकरण 4 मान लो। अब आगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखना, देखो समीकरण 4 कितना आया, ठीक है, समीकरण 2 कितना आया था बताओ। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे समीकरण 2 की, तो समीकरण 2 हमें क्या मिला था, p बराबर 5k, p बराबर 5k। अब देखना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखना समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से देखना बच्चे, पहले आपको समझा देते हैं। देखो समीकरण 2 हमें क्या मिला था, p बराबर 5k, और 4 क्या मिला, q बराबर 5k1। इसका मतलब हुआ बच्चों कि p का मान कितना आया 5k और q का मान कितना आया 5k1। अब देखो इसका मतलब है कि p जो है और q में बच्चों यहाँ पे 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक के अलावा भी p में और q में एक के अलावा 5 एक गुणनखंड है, मतलब ये संख्या 5 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। ठीक है, लेकिन हमने बच्चों यहाँ पे क्या बताया था कि p और q में केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, वो क्या है बताओ, 1 है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें p और q में एक गुणनखंड और मिल गया जो कि 5 है, तो विरोधाभास हो गया। हमने माना था कि सिर्फ इसका एक गुणनखंड 1 है, लेकिन 1 के अलावा हमें और मिल गया क्या 5। तो जो हमने माना था उसका
क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड और फोर्थ से स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि P और Q, P और Q में एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड 5 भी, ठीक है, जो कि, ठीक है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, विरोधाभास साबित हो गया, ठीक है ना। हमने माना था बच्चों वहां पे कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिल गया बताओ, एक गुणनखंड और मिल गया 5, जो कि विरोधाभास आ गया। अगर विरोधाभास हो गया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे देखो बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, अगर इसे हमें सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानना पड़ेगा, ठीक है, कि a एक परिमेय संख्या है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 क्या बताओ, एक परिमेय संख्या है, अपोजिट मानना है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, यहां पे चूंकि हम इसे क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि 3 + 2√5 = P/Q, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में हमें लिखना होगा। जहां क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, जहां Q = 0 नहीं है, ठीक है। और क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, P और Q जो है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही हुआ उसका मतलब। अब देखो बच्चों, यहां देखो, अब हम इसे कैसे लिखेंगे बताओ। इसे बच्चों अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, तो आप बताओगे कि सर इसे आप लिख सकते हैं 2√5 बराबर में P/Q और माइनस में कितना होगा बच्चों 3। आगे देखना बच्चों, यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, 2√5 बराबर, अगर Q बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो Q एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, P और माइनस में क्या होगा बच्चों 3Q। आगे देखना बच्चों, इसे हम कैसे लिखेंगे देखो, तो अगर हम इसे बात करेंगे बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं बताओ, गुना करेंगे तो अगर Q बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखना होगा बताओ, √5 = लिखना होगा बच्चों हमें P - 3Q और बटा में क्या आएगा आपका 2Q आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सही से लिख लो एक बार, √5 = हो जाएगा आपका P - 3Q और बटा में Q हो जाएगा बच्चों। इसे आप क्या मान लो, इसे मान लो बच्चों आप समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो,
ठीक है, आगे देखना बच्चों। देखो आगे, देखो हमें पता है बच्चों यहाँ पे कि P और Q क्या है बताओ, एक पूर्णांक है। हमने बच्चों ऊपर क्या माना है कि P और Q जो है एक पूर्णांक है। चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि P-3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों को हम घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ, पूर्णांक ही मिलेगा। तो P-3Q भी पूर्णांक है और 2Q भी पूर्णांक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि चूंकि P और Q पूर्णांक है, क्या बताओ, पूर्णांक है, इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि P-3Q और 3Q और 2Q भी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब आगे देखना बच्चों यहाँ पे, देखो चूंकि P-3Q और 2Q भी पूर्णांक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ कि P-3Q और बटा 2Q क्या होगा, परिमेय संख्या है। आपको हम बताएं बच्चों कि अगर किसी पूर्णांक को हम पूर्णांक से भागा देंगे तो हमें हमें क्या हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि P-3Q और 2Q भी पूर्णांक है, इसलिए क्या लिखेंगे, P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, P-3Q और बटा में 2Q, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहां पे बच्चों आप गौर से अगर देखोगे तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे बच्चों P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या साबित हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट में देखो बच्चों, √5 क्या बता, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों एक ही संख्या जो है परिमेय भी हो गया और अपरिमेय हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम तो सिद्ध कर दिए कि एक ही संख्या परिमेय भी हो गया और अपरिमेय भी हो गया, जो कि पॉसिबल है नहीं, जो कि संभव है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों चूंकि यहाँ पे देखो P-3Q और बटा में 2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे बच्चों, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेकिन, ठीक है, लेकिन समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, P-3Q, P-3Q और बटा में 2Q बराबर √3, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अतः हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, अतः लिख देंगे
कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को कंप्लीट किया। ठीक है, आपको बच्चों क्या करना है, इसको एक बार दोहरा लेना है। ठीक है, चलो, तो बाकी जो क्वेश्चन बच्चों आपका बच गया यहाँ पे, उसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो।